दोस्तों नमस्कार। अभी तक तो यही लगता रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का सीजफायर उनकी युद्ध रणनीति का एक हिस्सा है। यानी आने वाले वक्त में अमेरिका किस तरीके से हमला करेगा उससे पहले स्ट्रेटजिक तौर पर इस सीजफायर को किया गया है और कमोवेश उसी तर्ज पर ईरान लगातार जवाब भी दे रहा है। लेकिन जो नया सवाल इस वक्त कांग्रेस के भीतर से उठा और जो पेंटागन की रिपोर्ट निकलकर आई, उसने शायद अमेरिका के भीतर बैठे हुए तमाम विशेषज्ञों को ही नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन्स के भीतर भी यह बेचैनी पैदा कर दी कि आप युद्ध लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। इसके लिए आपको हथियार चाहिए, लेकिन क्या अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि वो एक लंबे वक्त तक युद्ध लड़ सके, या फिर लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए जो रणनीति हथियारों को लेकर बनाई जाती है, ट्रंप के काल में उस पर कोई निर्णय लिया ही नहीं गया और बिना निर्णय इस युद्ध में अमेरिका कूद गया। क्योंकि नए सवाल और नई रिपोर्ट अब इस तरीके से सामने आ रही है जिसमें अमेरिका अभी तक जो यूरोप में अपने हथियारों को स्थापित करता था, एशियाई देशों में जो वो हथियार भेजता था, मिडिल ईस्ट के देशों में जो वो अपने सैनिक अड्डों में हथियार दिया करता था, और तो और इजराइल को भी जो वो हथियार सप्लाई होते थे, उन तमाम परिस्थितियों पर रोक लगी हुई है। और स्थिति यहां तक आ गई है कि एक वक्त अमेरिका यूक्रेन युद्ध में जितना हथियार झोंक रहा था और उसके बाद एस्टोनिया जो कि नाटो कंट्रीज में सबसे अगुवाई करने वाला देश है, जहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, तो एस्टोनिया को भी जिन हथियारों को देने का वादा किया गया था, इस वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट उससे मुकर चुके हैं, या कहें अब वो देने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, आकलन तो इस बात को लेकर भी हो रहा है कि जो भी एक्सरसाइज होती है, वो चाहे नेवी की हो चाहे वो एयरफोर्स की हो, उसमें बड़ी तादाद में हथियारों की खपत हो जाती है और अमेरिका के भीतर हथियारों का प्रोडक्शन उस तरीके से होता ही नहीं है जिस तरीके से हथियार इस दौर में खर्च हो गए हैं। परिस्थिति तो यह भी आ गई कि मार्च के महीने में जो 7 बड़ी कंपनियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट भी मौजूद थे, जिसमें जनरल कैन भी मौजूद थे, उसमें हथियार बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि आप अपने प्रोडक्शन को दुगुना तिगुना चौगुना कर दीजिए, क्योंकि इस दौर में हथियारों की जरूरत है। कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूके नहीं और निशाने पर बाइडेन सरकार को लिया, यह कहते हुए आपने जो भी हथियारों के भंडार में हथियार मौजूद थे वो आपने यूक्रेन के युद्ध में फूंक डाले, अब हमारे पास अपने लिए हथियार नहीं है। तो क्या सीज फायर की मजबूरी ना कि स्ट्रेटजिकली हिस्सा? यह मजबूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका युद्ध कर नहीं सकता है और उसके पास ऐसे हथियार नहीं है जिसके जरिए लंबे वक्त तक एक बार सीज फायर खत्म हो जाए तो वो युद्ध की दिशा में बढ़ जाए। और बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति जब कहते हैं कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं, और इन सब के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी जो ब्रीफिंग की है उसमें इस बात का जिक्र क्यों किया, हमला छोटा हो लेकिन हमला ताकतवर हो, यानी ताकत के साथ किए गए हमले के जरिए कोई दबाव आप ईरान पर बना सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक युद्ध आप खींच ही नहीं सकते हैं। इन मैसेजेस का मतलब है क्या? यह सवाल क्यों इस दौर में कैपिटल हिल में जब कांग्रेस की बैठक होती है तो उसमें निकलकर सामने आता है? जो सेंट्रल कमांड जिन बातों का जिक्र करता है उसमें भी हथियारों का जिक्र क्यों निकलकर सामने आ जाता है? और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट बार बार इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि पेंटागन को और पैसा चाहिए, जबकि इस बार के बजट को बढ़ाकर दिया गया, तकरीबन $150 बिलियन ज्यादा दिए गए। ये मैसेजेस क्यों खतरनाक हो चले हैं? शायद यह एक ऐसी मजबूरी अमेरिका के सामने पहली बार उभरकर सामने तो नहीं आ गई, जो उसकी अपनी सुपर पावर की स्थिति थी वो एक झटके में धराशायी हो गई। खास तौर से 3 चेहरों को देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और जनरल कैन। यानी ये एक मैसेज है कि अब
युद्ध की दिशा कैसे किस दिशा में जाएगी, या सीज फायर ही लगातार लागू रहेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डिप्लोमेटिक तरीके से लगातार ईरान को चेताते रहेंगे? इन तीन चेहरों को देख लीजिए, उसके बाद एक्चुअल में जो रिपोर्ट के भीतर का सच है उस पर बात होगी। ये तीन चेहरे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद 6 मार्च को 7 प्रमुख रक्षा कंपनियों के अधिकारियों से बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और जनरल कैन भी मौजूद थे। जो बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन है, वो PAC-3 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर का उत्पादन करती है और वह 600 एक साल के भीतर बनाती है। उस वक्त कहा गया कि आप दुगने से ज्यादा, तिगुने से ज्यादा आप इसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, यानी 600 से बढ़ाकर आप 2000 प्रति वर्ष PAC पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर बनाना शुरू कर लीजिए। उसके बाद जो थर्ड इंटरसेप्टर यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसका प्रोडक्शन एक साल में 96 होता है। उसको कहा गया आप इसमें 4 गुना की बढ़ोतरी कर दीजिए। 96 के आगे बढ़ते बढ़ते 400 थर्ड इंटरसेप्टर हर साल बनाइए। और इसमें अगला सवाल, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरअसल जो प्रोडक्शन होगा उसमें कई वर्षों लग जाएंगे और कई वर्षों के बाद वह उस पोजीशन में आ पाएगा जहां पर जो लगातार डिफेंस के उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का जिक्र है। अब इसके भीतर का दूसरा सवाल यह था कि हथियारों के लिए ना तो पैसा है और ना ही कांग्रेस का समर्थन है, और पेंटागन इस दौर में खुले तौर पर अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि जो भी साथी देशों को जो गोला बारूद या मिसाइल दिया जाता था, अब उसका उपयोग वो नहीं करेंगे बल्कि इस युद्ध में अमेरिका ही करेगा। और इसीलिए ट्रंप प्रशासन हो या रक्षा मंत्री हेगसेट का जिक्र कीजिए, तो पेंटागन का बजट लगातार बढ़ाने का जिक्र वो करते रहे। और पेंटागन एशिया और यूरोप में जो भी उसकी मौजूदगी है, कमांडोज के साथ है, वो सब इस दौर में शिफ्ट कर दिया गया मिडिल ईस्ट की दिशा में। वो बम हो, वो मिसाइल हो, कोई भी उपकरण जो मौजूद थे एशिया और यूरोप के देशों में, वहां से वो शिफ्ट मिडिल ईस्ट की दिशा में चलते चलाया। और जब ये ट्रांसफर किया जा रहा था तो उस वक्त अमेरिकन इंटरपीस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं टॉड हैरिसन, उन्होंने खुले तौर पर इसका जिक्र किया कि अगर ईरान से कुछ हफ्ते लड़ने के बाद ही गोला बारूद की कमी आ जाए तो फिर जरा सोचिए, रूस चीन से मुकाबले के लिए भंडार से अमेरिका कोसों दूर है। यानी हमने कभी भी युद्ध योजनाओं के लिए जरूरी गोला बारूद का भंडार नहीं बनाया है, और खासकर तब जब आप एक बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ते हैं और लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब भी आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। यह टिप्पणी मायने रखती है क्योंकि इन सब के बीच अमेरिकी रक्षा अधिकारी जो है वह इसे बाखूबी मान रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध और पिछले साल जो अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो बमबारी की, जिसका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम रखा गया था, उसमें जितना गोला बारूद फूंक डाला गया उसके बाद भंडार में हथियार था नहीं। और पेंटागन ने पिछले साल जो 825 बिलियन डॉलर का जो उसका बजट था, उसमें 150 बिलियन डॉलर और ज्यादा राशि उसको मिली थी, बावजूद इसके चीजें डेवलप हो नहीं पाई। और संयोग से अब यही सवाल जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेट लगातार डेमोक्रेट्स के सीनेटर से कह रहे हैं या कांग्रेस में यह सवाल उठा रहे हैं कि 1.45 ट्रिलियन डॉलर की मांग जो वो कांग्रेस से कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से पहली बार सवाल है कि इन पैसों का आप कीजिएगा क्या। इस युद्ध को लेकर आपको पैसा चाहिए, हथियार कई साल तक आ नहीं पाएंगे, युद्ध को लेकर आप कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, जो खर्च है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आप दे नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई पेंटागन के सामने
दुनिया भर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पहली और आखिरी प्राथमिकता हो चुकी है हथियारों को लेकर। और अगर इससे हटकर उन मीटिंग्स का जिक्र करें जहां पर कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो हेगसेट ने क्या कहा था? उनका कहना था कि दरअसल हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की जो भी 6 यूनिट है जिसे एस्टोनिया को देना था, हम उसे रोक रहे हैं। और यह भी उन्होंने खुले तौर पर माना कि दरअसल रूस के साथ नाटो का जो गतिरोध जो पैदा हुआ है उसमें अग्रिम पंक्ति का देश एस्टोनिया है, लेकिन अब ईरान युद्ध के दौर में हम कोई डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस तरीके से यूरोपीय और एशियाई देशों में जो हथियार सप्लाई होने थे वह तो रुक रहे हैं, लेकिन अब कुछ वापस भी मंगाए जा रहे हैं। बात दरअसल इस रिपोर्ट को लेकर यही रुकी नहीं थी। इसमें सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के जेरी मैककार्गन, उन्होंने दो बातें बड़ी मार्के की कही। उनका कहना है कि हथियारों की तेजी से घटती कभी भी आपको भविष्य के संघर्ष को लेकर जोखिम के अलावे कुछ भी पैदा नहीं करेगी, यानी आप खुद एक संकट काल में आकर खड़े हो जाएंगे। और जब हमने समुद्री इलाके में जो ताइवान का इलाका है उसमें कई मौकों पर जो हमने युद्ध अभ्यास इसलिए किए क्योंकि चीन को डराया जा सके, और साउथ चाइना सी को लेकर और ताइवान को लेकर अमेरिका ने जब खुले तौर पर जिक्र किया कि वो ताइवान के साथ खड़ा है, तो हमने एक्सरसाइज में भी जो एवरेज था गोला बारूद उससे कहीं ज्यादा उसमें खर्च भी किया। यानी सुपर पावर है तो आप दिखलाते हैं। और तब इन्हीं मौकों पर पेंटागन और जो रक्षा मंत्री हेगसेट हैं, उन्होंने जब अतिरिक्त धन दिलाने को लेकर जिक्र करना शुरू किया तो पेंटागन ने ही यह सवाल कर दिया रक्षा मंत्री से, आप ज्यादा बजट चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? समझौता करेंगे या एग्रेसिव हो जाएंगे? और जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट जो सुनिश्चित करने का जिक्र है, उसमें अमेरिकी की अपनी जटिल परिस्थितियां, देश के भीतर इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेना को आपको बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। और आप युद्ध में भी कूदे हुए हैं और युद्ध को लेकर आपने सीज फायर किया हुआ है, तो यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यही जा रहा है कि दरअसल अमेरिका उस दिशा में बढ़ ही नहीं सकता है। और इसी का लाभ ईरान भी उठा रहा है। और ईरान का हर प्रपोजल, जो आज भी एक प्रपोजल दिया गया ये कहते हुए कि देखिए हम तो बातचीत की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन उस बातचीत के प्रपोजल में अमेरिका की जो शर्तें हैं तीन, वो तीनों गायब हो जाती है। वो चाहे मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल हो, चाहे वो होर्मुज़ स्ट्रेट ही क्यों ना हो। और इन तीनों के आसरे पहली बार ईरान अगर खाड़ी देशों को भी चिता रहा है कि आप अपने तौर पर इस क्षेत्रीय बैलेंसिंग को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अमेरिका को जमीन नहीं देनी होगी अपने हवाई अड्डों के लिए, अपने सैनिक अड्डों के लिए। और शायद इसीलिए पेंटागन तक को यह कहना पड़ रहा है कि अगर उन देशों में जिसके निशाने पर जो निशाना ईरान उन देशों पर साध रहा है, उनको अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे तो आपकी अपनी ताकत इस दौर में मुश्किल हालात में आएगी। और बड़ी बात तो यह है कि 2 दिन पहले ही जब कांग्रेस की बैठक हुई और लगातार डेमोक्रेट्स रक्षा मंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठ बोलने के आरोप के दायरे में लाकर खड़ा करने लगे, तो रक्षा मंत्री हेगसेट ये कहने से नहीं चूके कि इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस के डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन सदस्यों के लापरवाह, निरर्थक और निराशावादी शब्द हैं। यानी आपस में टकराती हुई परिस्थितियां इस वक्त हर किसी को उलझाए हुए हैं। और शायद यही वो वजह है जो इस वक्त होर्मुज़ रूट पर ईरान के नियंत्रण की परिस्थितियों को पूरी दुनिया में इस मैसेज के साथ दे रही है कि ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल फूड मार्केट पे जो असर पड़ेगा उसकी वजह कहीं ये सीज फायर के तौर तरीके और आर्थिक नाकेबंदी जो अमेरिका ने शुरू की है ये तो नहीं है। होर्मुज़ रूट को एक क्षण के लिए नए सिरे से देख लीजिए।
जाहिर है यहां आप कह सकते हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटजी सीज फायर को लेकर लंबे वक्त तक अपनी सुपर पावर की साख को बनाए रखने भर की है। शायद हां और शायद नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार जो सोशल ट्रुथ पर लिखते हैं और इसके समानांतर जो भी पारंपरिक बड़े युद्धक हथियारों की मौजूदगी है उसको मिडिल ईस्ट की दिशा में शिफ्ट करते हैं, तो यह मैसेज लगातार चला जाता है पता नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका कब कैसे किस रूप में हमला कर दे। लेकिन ध्यान दीजिए इस दौर में इजराइल ने भी खामोशी बरत ली है। उसे पता है जिस तरीके की मदद जितने हथियार उसके पास आने चाहिए तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्ट्रेटजी सीज फायर को लेकर और युद्ध ना करने को लेकर कैसी होती है। ट्रंप धमकी देते हैं, तूफान आगे बढ़ रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इन सब के बीच सेंट्रल कमांड कहता है कि निशाने पर अब ईरान की सैन्य ताकत को लाएंगे, वहां के नेताओं को लाएंगे, वहां का जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर आएंगे। ईरान तुरंत अमेरिका को जवाब दे ना दे लेकिन खाड़ी देशों को जवाब देता है कि अपनी जमीन का उपयोग अमेरिकी हमले के लिए ना होने दें, अन्यथा जो खाड़ी देशों के राजा हैं और उनके महल हैं वह भी खत्म कर दिए जाएंगे। यानी संवाद बहुत तीखा है युद्ध को लेकर। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच अमेरिका अपनी एडवांस मिसाइल जो है जिसको डार्क ईगल कहते हैं, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जो तकरीबन 2000 मील यानी 3200 किलोमीटर तक की रेंज की है। और इसके बाद B-1B ये दरअसल लॉन्सर बॉम्बर ठिकाने की मौजूदगी जिस लिहाज से मिडिल ईस्ट में की गई है, ये बॉम्बर विमान जो होता है ये भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम होता है। अब यहां नजर देखिए, जो हथियारों को ले जा सकने वाले B-1B बॉम्बर विमान है उनको भेजा जा रहा है लेकिन हथियार गायब है। लेकिन उनकी मौजूदगी एक खौफ पैदा करती है युद्ध को लेकर। और यहां पर अगर ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर यह कहने से चूकते नहीं है कि अगर आपने खार्ग आइलैंड की तरफ या फिर होर्मुज रूट की तरफ अगर कदम बढ़ाया तो फिर हमलावरों को हम समंदर में डुबो देंगे। यूनाइटेड नेशन को इन सब के बीच कहना पड़ता है कि हर घंटे हालात बदतर हो रहे हैं और ये सारे संघर्ष अगर युद्ध में तब्दील हो गए तो पूरा इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में ईरान के सांसद भी अब खुले तौर पर अगर खाड़ी देशों को यह चुनौती और सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में ना करें, और इसके बाद अगर वो कहते हैं कि ईरान के अगर शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया गया या निशाना बनाया गया, जिसका जिक्र सेंट्रल कमांड कर रहा है अपने ब्रीफिंग में जो उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया, तो उसकी एवज में अरब देशों के राजा और उनके महल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये मैसेजेस जो इस तरीके से जा रहे हैं इसमें आखिरी सच तो यही है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कहना पड़ रहा है नाटो कंट्रीज से कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी जो नाटो कंट्रीज में थी अब हम उसे कम कर रहे हैं। पहले उन्होंने जर्मनी को कहा, आज उन्होंने इटली और स्पेन को कहा। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यूनाइटेड नेशन में एनपीटी की बैठक होती है। एनपीटी यानी जो परमाणु अप्रसार संधि है, उसमें जो गुट निरपेक्ष देश हैं जिनकी संख्या 100 से ज्यादा, उसमें भारत भी शामिल है, वो लोग एक प्रस्ताव देते हैं कि एनपीटी के उपाध्यक्ष के तौर पर ईरान के प्रतिनिधि की नियुक्ति हो जाए। अमेरिका विरोध करता है। अमेरिका सीज फायर किया हुआ है, परमाणु इनरिचमेंट वो चाहता है, और एनपीटी में उपाध्यक्ष का पद जो संयुक्त राष्ट्र में 11वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ईरान के प्रतिनिधि की मौजूदगी हो जाती है। यह मैसेज दरअसल उस सीज फायर का है जो अमेरिका के सामने या मौजूदा वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने यह स्ट्रेटजी का नहीं बल्कि मजबूरी का हिस्सा है। और शायद ईरान इससे वाकिफ है, इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री आरागची ये कहने से चूकते नहीं हैं कि 100 अरब डॉलर आप खर्च कर चुके हैं और आप कांग्रेस को गलत जानकारी देते हैं कि आपने 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके बाद वो संबोधित करते हैं
अमेरिकी जनता को, और वो कहते हैं कि अमेरिकी टैक्स पेयर पर अप्रत्यक्ष लागत कहीं ज्यादा है और सभी अमेरिकी परिवारों पर महीने के $500 का खर्च लगातार हो रहा है, जो युद्ध की शक्ल में अगर तब्दील हुई चीजें तो बढ़ता चला जाएगा। यानी अभी तक जो संवाद बेंजामिन नेतान्याहू ईरान की जनता को लेकर करते थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान की जनता को लेकर संबोधित करते थे, अब खेल उल्टा है। ईरान अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए कह रहा है जो जानकारी दी जा रही है गलत है, टैक्स पेयर के पैसा और आपके ऊपर बढ़ता बोझ ज्यादा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर की कोई डेडलाइन न तय कर पा रहे हैं और ना ही शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद वो तय कर पाने की स्थिति में है, क्योंकि पेंटागन ने अपने हथियारों को लेकर तो हाथ खड़े किए हुए हैं और पीटर हेगसेट ये कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल ईरान पर हमले से ज्यादा मुश्किल तो ईरान के साथ हो रहे युद्ध का विरोध जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के कुछ सीनेटर्स भी करने लगे हैं, यह तो मुश्किल में डाल रहा है। ये संकेत बहुत बड़े हैं।